एवरीवन, माई सेल्फ अनिश वाटेल। और आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। देखो, अभी तक इन्फ्लामेशन के टॉपिक में हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन सारा डिस्कस कर लिया है और इसके बाद नेक्स्ट हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रोनिक इन्फ्लामेशन की तरफ चलते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में उसके कॉजेज़ और मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों चीज़ों को आप एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में एक्यूट इन्फ्लामेशन की तरह मीडिएटर्स और उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसका मैकेनिज्म ही सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये ग्राफ हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी देखा था कि सीवियर टिश्यू इंजरी होगी उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और माइल्ड इंजरी होगी उसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। फिर कॉजेज़ भी इन्फ्लामेशन के हमें पता है, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के मेनली कॉजेज़ होते हैं परसिस्टेंट इन्फेक्शंस, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, लेप्रेसी हो गई, कोई वायरस का इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा हो, या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जो लंबे टाइम तक परसिस्ट करते हैं ना, वो सारे क्रोनिक इन्फ्लामेशन में आएंगे। देखो, इसमें ये टीबी को खास ध्यान रखो क्योंकि इसी को समझाते हुए मैंने पूरा का पूरा मैकेनिज्म कवर किया है। इसके अलावा परसिस्टेंट एंटीजन्स हुए, जैसे कि सिलिका हो, या फिर सिलिका से सिलिकोसिस हो सकता है, या फिर सूचर्स हो, वो भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। फिर इसके बाद ये दोनों हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और ऑटो इम्यून रिएक्शन, ये अभी हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। ये हम लोग इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे ना, तब इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो चलो अब इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही चार्ट में पूरा का पूरा क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखो, ये ट्यूबरक्यूलोसिस का इन्फेक्शन है, तो इसके ऊपर सबसे पहले कौन सा सेल एक्ट करेगा? न्यूट्रोफिल एक्ट करेगा। पर न्यूट्रोफिल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई को किल नहीं कर पाएगा, कैन नॉट डिस्ट्रॉय। क्यों? क्योंकि देखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई है ना, उसमें वो पीएच चेंज कर देगा लाइजोसोम का, तो जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट लाइजोसोमल एंजाइम सारे के सारे इनएक्टिवेट हो जाएंगे और वो ट्यूबरक्यूलोसिस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा? मैक्रोफेज का रोल आएगा और मैक्रोफेज एनगल्फ कर लेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस को। देखो, जैसे ही मैक्रोफेज ने एनगल्फ कर लिया, मैक्रोफेज भी इसको डायरेक्टली किल नहीं कर पाएगा, इसको इसमें टी सेल की हेल्प लेनी होगी। टी सेल है वो इंटरल्यूकिन 12 और IFN गामा, मतलब इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करेगा और मैक्रोफेज को डिवाइड कर देगा M1 मैक्रोफेज में। M1 मैक्रोफेज है, उसको क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज भी बोलते हैं, जिसका मेन काम होता है किलिंग ऑफ एंटीजन या फिर कोई भी इन्फेक्शन। और दूसरी तरफ टी सेल है वो रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन 4 और 30, और इसकी वजह से मैक्रोफेज है वो M2 मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज बोलते हैं और इसका काम होता है रिपेयर करने का। देखो, ये जो M1 मैक्रोफेज है ना, वो क्या रिलीज करेगा? वो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरॉन गामा और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और एंजाइम्स रिलीज करेगा, लाइसोसोमल एंजाइम्स, जिसकी वजह से फेगोसाइटोसिस हो सके और हम ट्यूबरक्यूलोसिस को किल कर सके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर टिश्यू डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उसी के ऑपोजिट M2 मैक्रोफेज क्या रिलीज करेगा? ये TGF बीटा रिलीज करेगा और इंटरल्यूकिन 10 रिलीज करेगा। देखो, ये दोनों हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एंटी इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करेंगे, तो एंटी इन्फ्लामेटरी रोल हुआ इसका और एंटी इन्फ्लामेशन के साथ साथ रिपेयर भी करेगा। देखो, हमें ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह पे इन्फ्लामेशन चल रहा है उसी के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेशन भी चल रहा हो? देखो, अगर दो जनों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं करते हो कि एक ने दूसरे को पंच कर दिया जोर से, ठीक है, तो उसको खून आने लगा, तो आप डायरेक्टली तो जाके उसको बैंडेड नहीं कर दोगे, आपको पहले उन दोनों की लड़ाई को स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके बैंडेड कर सकते हो उसे। तो एंटी इन्फ्लामेशन का भी ऐसा ही है, वो उन दोनों को मतलब लड़ाई को सबसे पहले रोकेगा और उसके बाद जाके रिपेयर करेगा। तो देखो, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन ही ऐसी है कि जहाँ पर टिश्यू डिस्ट्रक्शन और रिपेयर दोनों एक साथ बॉडी में चल रहे हो, तब हम कह सकते हैं कि ये टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। देखो, इसके मैकेनिज्म को एक बार शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ।
सबसे पहला सेल जो इन्फेक्शन पे अटैक करेगा वो है न्यूट्रोफिल, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। फिर मैक्रोफेज इन्फेक्शन को एनगल्फ कर लेगा और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, M1 मैक्रोफेज और M2 मैक्रोफेज, जिसमें से M1 मैक्रोफेज का मेन रोल है किलिंग करना, जो जिसके कारण इन्फ्लामेशन कॉज होगा, और M2 मैक्रोफेज का काम है लड़ाई को रुकवाना, और जो कि एंटी इन्फ्लामेशन के थ्रू होगा, और उसके बाद रिपेयर प्रोवाइड करना। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन और रिपेयर दोनों एक साथ हो रहा है, इसको हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन बोलेंगे। देखो, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की मैंने डेफिनेशन एकदम लास्ट में रखी है, क्योंकि उसको समझाने से पहले मुझे आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना पड़ता। क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन वेयर टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड अटेम्प्ट्स टू रिपेयर अकर्स साइमल्टेनियसली। अब आपको ये डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर अटेम्प्ट्स टू रिपेयर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी और एंजियोजेनेसिस देखने को मिलेगी। फाइब्रोसिस मतलब कोलेजन टिश्यू का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, वो जो बैंडेड बोला ना, वो कोलेजन टिश्यू ही एज अ बैंडेड वर्क करेगी। और एंजियोजेनेसिस मतलब न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब देखो, मीडिएटर्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या क्या है, हमने मैकेनिज्म पढ़ा है, अभी तो हमें मीडिएटर्स पता ही हो गए। सबसे पहले तो मैक्रोफेज तो था ही, जिसका मेन रोल है। फिर टी लिम्फोसाइट भी था, और बी लिम्फोसाइट भी होता है, पर उसका उतना कुछ मार्क्ड रोल नहीं होता है, इसलिए उसको मैकेनिज्म में हम काउंट नहीं करते। इसके अलावा कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जिसमें इयोसिनोफिल का लेवल इंक्रीज होता हो, तो इयोसिनोफिल भी हो सकता है, मास्ट सेल्स और प्लाज्मा सेल्स भी हो सकता है। मीडिएटर्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन के आपको सिर्फ नाम ही याद रखने, इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के नाम भी कि सिर्फ नाम ही याद रखे थे, उसी तरह इसके भी नाम ही याद रखो, उससे आपका काम चल जाएगा। तो देखो, उसी के साथ क्रोनिक इन्फ्लामेशन के मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन के और टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्फ्लामेशन का टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस बनाए, तो उसको आप ट्राई करना कि सारे वीडियोस को एक साथ देखो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।